नमस्ते प्यारी छात्राओं। देखो, कल हम आपके लिए टॉपिक पढ़ा रहे थे रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। किस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है, इसके बारे में कल मैंने आपको एक वीडियो, उससे पहले भी मैंने आपको ऑडियो के माध्यम से आप तक प्रत्येक बात को आप तक शेयर कर दिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है ना। इन टॉपिकों को हमें थोड़ा सा रीड करना है, पढ़ना है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बाद हमारा अगला टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारी जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं या जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत जो अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं, उन अभिकारक तथा उत्पादों की जब आपस में अभिक्रिया होती है तो नया प्रोडक्ट बनता है। अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया करने के बाद नया उत्पाद बनाते हैं या नया पदार्थ बनाते हैं। तो देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो उसका द्रव्यमान है, कहने का मतलब जो अभिकारकों का द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान का ही एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है और उन अभिकारकों के मिलने से जो नया पदार्थ बनता है, उस नए पदार्थ का भी द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यही क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे कि हमने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है आपको, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि जैसे माना कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, मैग्नीशियम अभिक्रिया कर रहा है किससे? ऑक्सीजन से, और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो अभिकारकों का जो द्रव्यमान है उसका न ही तो विनाश होता है, न ही उस अभिकारकों के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। कहने का मतलब अभिकारक उत्पाद में बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान तो वही रहेगा। इसे ही हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम से जानते हैं। तो हम लैंग्वेज में इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत उस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान का विनाश होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो अभिकारक हैं, उन अभिकारकों का जितना द्रव्यमान होगा उत्पाद में, उतना ही द्रव्यमान हमको देखने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब अभिक्रिया के अंतर्गत द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है। यही रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जैसे कि हम यहाँ पर समझते हैं, जो अभिक्रिया है हमारे पास एक Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 24। कितना होता है भाई? 24। ठीक है ना। Mg के एक परमाणु का द्रव्यमान 24 होता है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो अभिकारक भाग ले रहे हैं, उन अभिकारकों के परमाणु द्रव्यमान हमको याद होने चाहिए। जैसे एक अभिक्रिया है Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, जो लिखा हुआ है, इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अगर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अप्लाई करके हम देखें तो किस तरह से किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान सुरक्षित रहता है, इसके बारे में हम इसमें उदाहरण में आपको बता रहे हैं। देखना भाई, यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि समीकरण संतुलित है
या नहीं। तो देखो भाई, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, ठीक है ना। मैग्नीशियम तो समान है, ऑक्सीजन इधर 2 है O2, इधर ऑक्सीजन क्या है 1। तो कहने का मतलब हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। तो पहले द्रव्यमान संरक्षण के लिए सबसे पहले तो जो अभिक्रिया दे रखी है उसको हमें संतुलित करना पड़ता है, उसके बाद इस नियम को हम अप्लाई करते हैं। तो देखना भाई, यहाँ पर ये ऑक्सीजन अभिकारक वाले भाग के अंतर्गत ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन क्या है 1। तो अब क्या करेंगे भाई, इधर ज़्यादा है अभिकारक वाले पक्ष के अंतर्गत ऑक्सीजन, तो हमको उत्पाद वाले पक्ष में ऑक्सीजन की संख्या 2 करनी है। तो 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, वो ये, अगर आप जब हमने आपको बताया था संतुलित करना, तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, समीकरण के चारों ओर बॉक्स बनाते हैं। तो ये समीकरण इसके चारों तरफ हमने जैसे माना कि बॉक्स बना लिया है, ठीक है ना। बार बार आप बॉक्स मत बनाओ, जैसे वैसे ही अगर आप समझ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमने समझने के लिए आपको बॉक्स बनवाए थे। तो अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो बार बार में हमको बॉक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इधर कम है, तो कम वाली तरफ हम परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करने के लिए उसके आगे 2 लगा देते हैं। इस 2 को लगाने के बाद मैग्नीशियम की संख्या 2 हो जाती है और ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाती है। तो ऑक्सीजन इधर 2 हो गई और इधर पहले से क्या है भाई 2, लेकिन 2 लगाने पर मैग्नीशियम की संख्या क्या हो गई 2, तो हम इधर इसके आगे 2 लगा देंगे। अब देखना ये अभिक्रिया हमारी क्या है भाई, ये समीकरण हमारा संतुलित है। कैसे है, 2 मैग्नीशियम तो 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित हो जाता है। अब हम कैसे देखते हैं रासायनिक समीकरण के अंतर्गत द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। तो देखो भाई, यहाँ पर 1 मैग्नीशियम के परमाणु का द्रव्यमान होता है 24। कितना होता है भाई 24। तो Mg के 1 परमाणु का द्रव्यमान 24 होता है। 2 है तो 2 से गुना कर दिया, 24 दूना 48, ठीक है ना। ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, ठीक है ना। तो कितने परमाणु 2, तो 16 दूना 32, 1 के लिए 16 तो 2 के लिए 32। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया 32। अब इस 24 दूना 48 और 32 को जब हम जोड़ेंगे तो 80 आएगा। तो अभिकारक वाले पक्ष के अंतर्गत जो कुल द्रव्यमान है वो कितना है भाई 80। ऐसे ही इधर देखेंगे, मैग्नीशियम के 2 परमाणु है, 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 24, ठीक है ना। तो 2 का कितना हो गया 48, क्योंकि 2 Mg है तो 24 दूना 48 प्लस ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 तो 2 है तो 32, तो 48 प्लस 32 बराबर कितना 80। तो इधर भी अभिकारक वाले पक्ष के अंतर्गत भी द्रव्यमान 80 है और उत्पाद वाले पक्ष के अंतर्गत भी क्या है 80। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो अभिकारक वाला पक्ष है उसमें जो यौगिक या तत्व काम आ रहे हैं उनका द्रव्यमान और जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उनका द्रव्यमान हमेशा समान होता है। ना ही तो किसी नए पदार्थ का या ना ही तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का क्या है भाई नियम, ठीक है ना। तो अब आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत हमको यहाँ पर 4-5 प्रकार की अभिक्रियाओं को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने के बाद फिर हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखो ये टॉपिक अगर आपकी समझ में आ गया हो तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमको अगला टॉपिक पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत जो है हमको कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं
पढ़नी है और कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण समझते हुए आपको पढ़ना है, ठीक है ना। देखो भाई, अगला टॉपिक है, ये मोस्ट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न हर बार आता है, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है किसको, कि द्रव्यमान संरक्षण को समझाइए या द्रव्यमान संरक्षण को लिखिए। तो यहाँ आपको ये लिखना है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के या उत्पादों के द्रव्यमानों का ना ही तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, इससे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो कब कब इसको भी पूछ लेता है। अगला हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उन प्रकारों में मैंने आपको यहाँ पर 5 प्रकार की अभिक्रियाओं को शो कर रखा है। उसमें पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को ही योगात्मक अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अपघटनीय अभिक्रिया जो है वो 3 प्रकार से हमको पढ़नी है। अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया एक ही नाम है, ये 3 प्रकार से हमको इस हमारी किताब के अंदर इसका अध्ययन करना है। पहला प्रकार है ऊष्मीय या तापीय अपघटन। दूसरा जो प्रकार है वो है विद्युत अपघटन और तीसरा जो प्रकार है वो है प्रकाश अपघटन। कहने का मतलब कि ये वियोजन और ये अपघटन जो अभिक्रिया है इसको 3 प्रकारों में हमको पढ़ना है। यदि कोई अभिकारक, अपघटन का मतलब होता है टूटना, आगे इसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। तीसरा जो प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन। चौथी जो अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन और 5वीं जो अभिक्रिया है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसके 2 रूप हैं, उपचयन अभिक्रिया और दूसरा जो रूप है वो है अपचयन अभिक्रिया। तो ये जो 5 प्रकार हैं, संयोजन, योगात्मक, संयुग्मन, योगशील अभिक्रिया, ये एक ही नाम है। दूसरा है वियोजन या अपघटन, तीसरा है विस्थापन, चौथा है द्विविस्थापन और 5वां है रेडॉक्स। तो इन 5 अभिक्रियाओं को हमें पढ़ना है। आज हम आपके लिए संयोजन और वियोजन या फिर एक ही अभिक्रिया हो पाएगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज हम आपके लिए एक अभिक्रिया का आपको जो है समझा करके बताएंगे। उसमें पहले नंबर की अभिक्रिया है संयोजन, दूसरा इसका नाम है योगात्मक, तीसरा इसका नाम है संयुग्मन, चौथा इसका नाम है योगशील, ठीक है ना। ये एक ही अभिक्रिया का नाम है। तो यहाँ पर इस पहली अभिक्रिया को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में बताना चाहेंगे आपको कि संयोजन, योगात्मक, संयुग्मन ये अभिक्रिया होती क्या है। तो देखना यहाँ पर ये संयुग्मन, योगात्मक, संयोजन, योगशील ये एक ही अभिक्रिया का नाम है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे कि संयोजन या योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं। देखो बहनों, बड़े ध्यान से आपको सुनना है, समझना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम आपको जो स्टडी करा रहे हैं उसमें आपको बड़ी ध्यान से समझना है और सुनना है। कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए, ठीक है ना। तो देखो, संयोजन का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें
दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर या मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन या योगात्मक, कोई भी नाम से आपको दे सकता है, अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर या मिलकर या अभिक्रिया कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखो भाई, यहाँ पर मेन बात यह है कि इस अभिक्रिया के अंतर्गत दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और एक नया उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे मेरे पास एक उदाहरण है CaO, इसको हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, या इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। हमारे पास एक अभिकारक है, एक पदार्थ तो है बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड, और हम सब जानते हैं कि किसी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं या कि कोई भी पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए उसके नीचे कोष्टक में हम S, L, G और AQ आदि को दर्शाते हैं। ये हमको भौतिक अवस्थाओं को निरूपित करते हैं। हमारे पास हमने एक पदार्थ लिया है जिसका नाम है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड अवस्था में, सॉलिड का मतलब ठोस अवस्था में है, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा अभिकारक है वो है H2O, लिक्विड, जल क्या होता है भाई, द्रव होता है। इस बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने जल से करवा दी तो एक नया पदार्थ बनेगा जिसका नाम है CaOH का होल ट्वाइस। इस CaOH का होल ट्वाइस जल के अंतर्गत ही अभिक्रिया होगी, इसलिए हमने कोष्टक में लिख दिया AQ। AQ का मतलब कि जलीय विलयन में हमें नया प्रोडक्ट निर्मित होता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मेन चीज़ है, हम पढ़ रहे हैं संयोजन योगात्मक अभिक्रिया के बारे में, और हमने लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर या मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इस उदाहरण के अंतर्गत हमको देखना है कि ये CaO एक अभिकारक हो गया या एक पदार्थ हो गया और दूसरा पदार्थ है हमारे पास क्या, जल। इन दोनों अभिकारकों को, इन दोनों पदार्थों को जो मिला देते हैं तो एक नया पदार्थ, एक नया एकल उत्पाद बन रहा है। दो या दो से अधिक अभिकारक हैं, एक अभिकारक तो क्या हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और एक अभिकारक हो गया क्या, जल।
इन दोनों अभिकारकों को जब मिला दिया जाता है तब एक नया पदार्थ, नया एकल प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉरी, यहाँ पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेन चीज हमको ये देखनी है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया में हमने पहले कह दिया था आपसे कि दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर या मिलकर या अभिक्रिया कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये CaO एक अभिकारक हो गया, दूसरा अभिकारक क्या हो गया? जल। दोनों मिलेंगे एकल उत्पाद बन गया, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया का क्या है भाई? उदाहरण है। ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं, वो है कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयले का दहन का मतलब होता है जब हम कोयले को जलाते हैं। देखो, कोयले का मतलब होता है कार्बन, ठीक है ना। जब हम कार्बन को जलाते हैं और जलाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? O2 की। तो जब हम कोयले का दहन करते हैं या कार्बन को जलाते हैं तो यहाँ पर ये कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है, तब बन जाता है CO2। तो यहाँ पर एक अभिकारक तो हो गया कार्बन, दूसरा अभिकारक क्या हो गया भाई? ऑक्सीजन, और मिलकर के नया एकल उत्पाद बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये कार्बन जो है सॉलिड अवस्था में है, O2 गैस अवस्था में है और CO2 गैस अवस्था में है, इसलिए हमने यहाँ पर S कोष्टक में G और G। अब ये देखते हैं अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं। तो देखो भाई, कार्बन इधर एक है, इधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर दो है, इधर भी दो है, तो समीकरण पहले से संतुलित है, इसलिए हम कुछ लगाना है ही नहीं। अब मेन चीज है हमारी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, तो देखो भाई, एक अभिकारक तो कार्बन है और एक क्या है? ऑक्सीजन, मिलकर के नया एकल उत्पाद बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम किसी भी लकड़ी को या कोई भी पदार्थ को जब जलाते हैं तो जलाने पर जो धुआं निकलती है वो नया पदार्थ है, इसलिए यहाँ पर ये दो या दो से अधिक अभिकारक मिल रहे हैं और मिलकर के नया एकल पदार्थ बना रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया भाई? योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही मैग्नीशियम का दहन, Mg+O2 = MgO, ठीक है ना। जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर भी दो या दो से अधिक अभिकारक हैं और जुड़कर के एकल नया प्रोडक्ट बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ये क्या था भाई? मैग्नीशियम, ये क्या था? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक का मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अभिकारक हो गए, जुड़कर के एकल उत्पाद बना लिया। तो ये सभी उदाहरण जो किसके हैं भाई? ये सभी उदाहरण हो गए किसके? संयोजन, योगात्मक या योगशील अभिक्रिया के, ठीक है ना। एक उदाहरण और दे रहा हूं मैं। जब H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन और O2 का मतलब होता है क्या? ऑक्सीजन। जब इनकी अभिक्रिया आपस में होती है तो जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का। तो यहाँ पर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अभिकारक हो गए, जुड़कर के एकल उत्पाद बना लिया जल। तो यहाँ पर ये भी किसका उदाहरण हो गया भाई? ये भी योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो यहाँ पर इनकी अवस्थाओं को, भौतिक अवस्थाओं को निरूपित कर दो। हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है और जल जो होता है वो द्रव होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक
2, 3 और 4, ये आपको योगात्मक अभिक्रियाओं के क्या हो गए भाई, उदाहरण। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्या भाई, योगात्मक अभिक्रियाओं का उदाहरण और उनकी परिभाषा। आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए संयोजन अभिक्रिया को बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।